नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की आप लोग की इस क्लास में आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 30+ क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, जिनका लेवल भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखेगा, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल हमारे साथ में याद करते हुए चलिएगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग को मिल सकें। और नोटिफिकेशन रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आप लोग के सामने आपका क्वेश्चन। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। हसीस जानते हैं क्या होता है? ओके, हसीस होता है यानी कि अफीम, अफीम को बोलते हैं हसीस। ठीक है, तो अफीम पौधे से प्राप्त की जाती है। तो आप लोग को यहाँ पर यह बताना है कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। आपके ऑप्शन है पत्तियों से, तने से, ये चीज़ आपके ऑप्शन है पत्ती और मादा पुष्पक्रम के निषराप से, या फिर तने और नर पुष्पक्रम से निषराप से। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका जो आप लोग का यहाँ पर आंसर है ये है आप लोग का पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निषराप से। जो अफीम होती है ये पौधे के पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निषराप से प्राप्त की जाती है। ओके, मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन ये एक क्षारीय पदार्थ है जो अफीम और पॉपी, ठीक है, इसके बीजों में बहुतायत पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मॉर्फिन क्या होता है? एक क्षारीय पदार्थ है जो कि अफीम और पॉपी के बीजों में पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन कहते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से जो आप लोग का सही आंसर है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये है आप लोग का सेकंड वाला, प्रकीर्णव यानी कि एंजाइम बोलते हैं इसको, एंजाइम। ठीक है, तो किसी जैव यौगिक के प्रकीर्णव यानी कि एंजाइम के प्रयोग के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ईस्ट का किण्वन इसमें किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है। ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। ग्लाउकोमा यानी कि ग्लूकोमा जो है निम्नलिखित में से किसका रोग है? त्वचा, फेफड़े, जिगर या फिर नेत्र? तो दोस्तों ग्लूकोमा जो होता है एक प्रकार का नेत्र का रोग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेत्र का रोग। क्लियर है इतनी बात? ओके। ओके, तो ये आप लोग याद रखिए कि यह आप लोग का नेत्र से संबंधित रोग है। इसके बाद देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? क्या आप लोग को पता है? फिलहाल इसका जो संख्या है वो है 18। ठीक है, तो जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है आप लोग की 18। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटेन में किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? दोस्तों ब्रिटेन के किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर मानव क्लोनिंग की अनुमति है? तो इसका जो आप लोग का आंसर है ये आप लोग का है सेकंड वाला, अनुसंधान। ठीक है, तो ब्रिटेन में अनुसंधान उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा सेट जो है वो स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो पहले तो आप लोग कोशिश कीजिए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से आप लोग को कौन सा सेट बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, स्तनपायी वर्ग से संबंधित लग रहा है। फर्स्ट वाला होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा? तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें जो स्तनपायी से संबंधित है। देखिए वेल हमारा क्या होता है? स्तनपायी होता है। चमगादड़ भी, कंगारू भी और दराई घोड़ा भी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? ये होगा आपका फोर्थ वाला। ओके, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है कौन सा? इसमें से कौन सा है? और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी क्वेश्चन आपको बता दें, तो आपको बताना है कि संयुक्त पर्ण वाला पौधा इनमें से कौन सा है? पपीता होगा, नारियल है, पीपल है या फिर जावा कुसुम है? जवा कुसुम है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नारियल जो है, नारियल संयुक्त पड़ वाला पौधा होता है। यह एक बहुवर्षीय और एक बीज पत्री पौधा है। इसका तना लंबा तथा शाखा रहित होता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग यानी कि हिस्से तैयार किए जाते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से, स्टेम कोशिकाओं से, हृदय कोशिकाओं से या फिर वृक्क यानी किडनी कोशिकाओं से? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टेम कोशिकाओं से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं। स्टेम सेल चिकित्सा से तात्पर्य उस चिकित्सा से होता है दोस्तों जिसमें स्टेम कोशिकाओं द्वारा रोग का उपचार किया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से कोशिका प्रत्यारोपण टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखिए कि यह है स्टेम कोशिका जिसके द्वारा मानव के अतिरिक्त पार्ट जो हैं तैयार किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो ये भी आप लोगों का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है ये होगा आप लोग का
तो आंसर है दोस्तों इसका फिलहाल कैडमियम। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखिए मानव में गुर्दे यानी कि किडनी का रोग जो है ये कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। यह एक जल प्रदूषक होता है। समुद्री जंतुओं में मृत्यु का कारण भी जो है कैडमियम भी है। जो समुद्री जंतु होते हैं दोस्तों उनमें भी जो मृत्यु का जो मेन कारण होता है, जो प्रदूषण जो होता है उसके कारण कैडमियम के कारण ही होता है। और जो इटाई इटाई रोग है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है आप लोग का, इटाई इटाई रोग। ठीक है, एक जो रोग आता है इसका नाम है इटाई इटाई रोग। ये रोग भी जो है कैडमियम के विष के द्वारा होता है। चलिए फिलहाल अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने। कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो आप लोग का राइट आंसर है ये है पीड़क नाशी का प्रयोग। ठीक है, तो पीड़क नाशी का प्रयोग ये जो पद्धति है ये जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है, बाकी तीनों की जाती हैं। जैव कीटनाशकों यानी कि बायोपेस्टिसाइड एवं जैव रोग नियंत्रण जीवाणु जीवाणु बैक्टीरिया वायरस फंजी यानी कि कवक रूप में वे सूक्ष्म जीव यानी कि जैविक स्रोत होते हैं जिनका इस्तेमाल उन पीड़कों को नष्ट एवं नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मृदा जनित पौधों के रोगों में नियंत्रण के प्रभावी सिद्ध होते हैं। और जैव कीटनाशकों एवं जैव रोग नियंत्रकों का प्रयोग जहां मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, वहीं दोस्तों इनका जो आर्थिक लाभ भी होता है इनसे, क्योंकि ये विषाक्त रसायनों के प्रयोग में कमी लाकर उन्हें रासायनिक कीटनाशकों से के दुष्प्रभाव से भी बचाते हैं। चलिए फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने। इसको तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। एक डार्विन का विकास सिद्धांत है। ठीक है, तो डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन इन चार ऑप्शन में से किसके अकॉर्डिंग होगी? पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने तक सतत प्रयास के कारण बनी, से उससे कोई लाभ नहीं है और मात्र एक संयोग है, उससे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जो है जीवित रहते हैं, अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसम का परिणाम है। तो फिलहाल इनका सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे ये पहला वाला। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब ऊंचे पेड़ों पर जो पत्ते आते तो उन तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण दोस्तों जो जिराफ होता है उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। ओके, तो डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी। अफ्रीका के सवाना प्रदेश में ये अधिकतर पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने। सेलुलोजी भित्ति, ठीक है ना, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? दोस्तों इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये पाई जाती है पौधों में। सेलुलोज भित्ति है ये पौधों में पाई जाती है। ओके, तो सेलुलोज जो होते हैं जो आपके हरे पौधे और कई सवाल के रूप में प्राथमिक दीवार का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। यह ग्लूकोज इकाइयों से बना एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि सम मत्स्य का है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सेकंड वाला है शार्क और रे का। ठीक है ना, शार्क रे और चिमेरा को कार्टिलेजिनस यानी कि उपास्थि फिश के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके शरीर का ढांचा हड्डियों की बजाय कार्टिलेज यानी कि कार्टिलेज समझते हैं ना, उपास्थि से बना होता है। इसकी वजह से कटिज शक्तिवर्धक औषधि और मांस के लिए इनकी मांग है। जानवरों की दुनिया में शार्क और उसके रिश्तेदारों के समूह सबसे पुराने और पारिस्थितिकी समूह से संबंधित हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी, और ये यूज़ किया जाता है कॉपर सल्फेट। जो वाटर टैंक होते हैं उसमें शैवाल जो जो पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको नष्ट करने के लिए जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? दोस्तों जो जीभ पर हमारा जो कड़वापन है कौन से भाग पर महसूस होता रहता है? अगला भाग, किनारे, या फिर मध्य भाग में, या फिर पिछले भाग में? तो इसका जो राइट आंसर है 116 का ये है आप लोग का डी वाला। तो जीभ के ऊपरी सतह के कई छोटे छोटे जो आप लोग के यहाँ पर अंकुर होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं, यानी कि टेस्ट बड्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। तो जीभ का अगला जो हमारा जीभ का जो अगला हिस्सा होता है मीठे स्वाद को बताता है। पिछला वाला भाग ये कड़वे स्वाद की पहचान करता है, और बगल के आसपास जो है खट्टे स्वाद का आभास इनसे होता है। तो याद रखिएगा, एक साथ तीनों चीज़ें याद रखिएगा। फिलहाल जो कड़वाहट है ये पिछले भाग से महसूस होती है। इसके बाद 117 क्वेश्चन में आप लोग से बताते हैं यहाँ पर कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये आप लोग का है प्रतिजन यानी कि एंटीजन।
ओके, तो एंटीजेंस जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है, जब कोई बाहरी जीव जो होता है किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है, और यह प्रोटीन यौगिक उस जाति के विशिष्ट होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेशित इन्हीं प्रोटीनों को एंटीजेंस कहते हैं। और हम आपको बता दें कि एंटीजन जो आप लोग के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का, कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि कौन सी है? ठीक है ना, तो 118 का जो आप लोग का राइट आंसर होगा ये आप लोग का ये है इंसिनरेशन। ठीक है ना, तो ये कचरे के सर्वोत्तम निपटान की जो है मेथड है, एक प्रविधि है, और यह प्रदूषित नहीं होती है बिल्कुल भी। नाम याद रखिएगा, ये नाम है इसका इंसिनरेशन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या फिर उपयुक्त सभी? फिलहाल ये तो आप लोग का राइट आंसर का डी वाला हो, क्योंकि इन तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन सभी के पहचान के लिए डीएनए यानी कि अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आप लोग के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? दोस्तों इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये है फाइटोक्रोम। ठीक है, तो फाइटोक्रोम याद रखिएगा, फाइटोक्रोम पादप रंजक लाल और सुदूर लाल प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकर्ण संबंध किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये दिखाया जाता है आप लोगों के यहाँ पर दूसरी अवधि के तत्व के कारण। ठीक है, तो विकर्ण संबंध जो है दूसरी अवधि के तत्व द्वारा दिखाया जाता है। देखिए, एक विकर्ण संबंध का अस्तित्व जो है यानी कि पेरियोडिक टेबल के दूसरे और तीसरे आवर्त में तिरछा बगल वाल वाला तत्व के जोड़ों के बीच बना हुआ है। यह जोड़ा जैसे कि लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरान हो गया और सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित चार तत्वों में आयोनाइजेशन की क्षमता किसकी सर्वोच्च है? दोस्तों इन चारों तत्वों में से आपको ये बताना है कि जो आप लोग का आयोनाइजेशन होता है इसमें क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, चलिए मैं फिलहाल थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, आयोनाइजेशन की क्षमता का संबंध अणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में लगा ऊर्जा की मात्रा से। ठीक है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे होता है इसका संबंध। हीलियम गैस का और जो आप लोग का आयोनाइजेशन क्षमता सबसे अधिक कितनी होती है मैं आपको बता दूं। देखिए, हीलियम गैस की जो आयोनाइजेशन क्षमता होती है ये होती है आप लोग की 23,721 किलोजूल पर मोल। ये होती है दोस्तों इसकी क्षमता। ठीक है, जबकि सबसे कम जो होती है क्षमता ये होती है सीजियम की। सीजियम की क्षमता सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है ये होती है आप लोग की हीलियम गैस की। ओके, तो फिलहाल दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आप लोग का आंसर ये होगा आप लोग का ऑर्गन। ठीक है, सबसे कम होती है सीजियम की, सबसे ज़्यादा होती है हीलियम की, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जबकि क्या होगा ये होगा आप लोग का ऑर्गन। इतनी बात सभी क्लियर है? ओके, अगर आपके यहाँ पर अगर आप लोग का जो होता है हीलियम होता तो वो हमारा आंसर सही होता। चलिए इसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये है आप लोग का वायु के परिपेक्ष माध्यम में जल बिंदु का। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, परमाणु बम का विकास किसने किया था? दोस्तों परमाणु बम का जो विकास है ये किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो था 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान ने, ठीक है ना, ऑटो हान और स्ट्रॉसमान ने किया था। बाद में इसे जो था जे रॉबर्ट आपके ओपन हीमर ने किया। नाभिकीय विखंडन जो आप लोग का न्यूक्लियर फिशन है इसकी प्रक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन अन्य यूरेनियम नाविकों के जो है प्रहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आप लोग का आंसर होगा ये होगा आप लोग का जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर जिसने परमाणु बम के विकास जो है इनका विकास जो है इसका आविष्कार किया है। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सरल है और आप सभी लोग जानते हैं कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दोस्तों जो दूध से दही बनता है वो किस बैक्टीरिया के कारण बनता है? तो ये है आप लोग का लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये जीवाणु सहायक है दूध को दही बनाने में, इस कारण से बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या आप लोग को 36 दी गई है, तो उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ओके, तो आप सभी लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 17।
ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि 36 में से 17 आप लोग घटाएंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा इसमें 19। ओके। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 128 में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल में जो एनोड में क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं एनोड में क्या होता है, तांबा, जस्ता, कैडमियम या फिर ग्रेफाइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देखिए शुष्क सेल में जो कार्बन की एक छड़ होती है जिसमें ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करता है। जब आप लोगों ने यहाँ पर केमिस्ट्री में दोस्तों पढ़ा होगा, ठीक है, तो ग्रेफाइट कैथोड का इसमें कार्य करता है, जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन जो होता है एनोड का कार्य करता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का आंसर होगा ये होगा आपका जस्ता। ठीक है, जस्ता जो होता है वो आप लोग का एनोड का कार्य करता है और जो ग्रेफाइट होता है वो आप लोग का कैथोड का कार्य करता है। दोनों ही बातों को एक साथ आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सामान्य लवण का जो आप लोग का यहाँ पर दिया गया आयोडीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा जिसका प्रयोग किया जाता है सामान्य लवण को आयोजित करने के लिए जो पोटेशियम जो है आयोडेट का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का आंसर होगा ये होगा आपका थर्ड वाला। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। पेय सोडा होता है क्षारीय होता है, अम्लीय, उदासीन या फिर आक्सीकारक। तो जो पेय सोडा होता है ये आप लोग का अम्लीय होता है। सामान्यतः पेय पदार्थों को लवण, शर्करा और स्वाद अनुसार एवं सुगंध सार पदार्थों के निश्चित परिमाण को मिश्रित करके बनाया जाता है, इसलिए आप लोग ये अम्लीय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, समुद्र तल की गहराई को ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो समुद्र तल की गहराई होती है इसको ढूंढने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो आप लोग का आंसर होगा ये होगा सोनार विधि। सोनार विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, फिलहाल इसका आंसर आप लोग याद रखिए कि यह सोनार विधि। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए सोनार एक टेक्निक है जो कि नौचालन जल के अंदर संचार करता है। जो नौचालन जो है जल के अंदर संचार करता है, यह जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका पूरा नाम है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 8 किलोग्राम द्रव्यमान के पहिए के आवर्तन की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर जो कि 300 आरपीएम से घूम रही है। तो मोमेंट ऑफ इन रशिया क्या होगा इसमें। तो मोमेंट ऑफ इन रशिया दोस्तों इसमें जो होगा आप लोग का ये होगा आपका 0.5 किलोग्राम जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन सा आपको इस फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए जड़त्व आघूर्ण आप लोग जानते हैं, जड़त्व आघूर्ण होता है आई बराबर होता है आप लोग का एम आर स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को एम द्रव्यमान दिया गया है, त्रिज्या आप लोग को मीटर में दे रखी है, तो यहाँ से आप लोग आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम की वैल्यू यहाँ पर रखना है आप लोग को, पुट करनी है 8। ओके, त्रिज्या दे रखी है आप लोग को 25, तो 25 आप लोग को सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 25/100, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग, और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया हो और उस पर फर्श के बीच घर्षण का गुणांक आपको 0.3 दिया हो, तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल क्या होगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग को जो घर्षण बल निकालना है, घर्षण बल का सूत्र होता है म्यू आर, घर्षण बल बराबर होता है म्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आप लोग को दे रखी है 0.3, जो कि आप लोग घर्षण का गुणांक दे रखा है, ये म्यू उसमें क्या होता है, घर्षण का गुणांक होता है। और आर की वैल्यू दोस्तों आप लोग को पता है यहाँ पर 250 है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप लोग को इसकी मल्टीप्लाई करनी है और आप लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 75 न्यूटन का। ठीक है, इतना बल आप लोग का कार्यरत है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है। क्या आप लोग जानते हैं कि जो फोटोस्टेट मशीन होती है ये कौन सी टेक्निक जो है इसमें जो है प्रयोग की जाती है इसमें। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग को। तो इसमें जो आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है ना, तो ये होगा आप लोग का थर्ड वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण। ये होगा फोटोस्टेट टेक्निक में जो यूज़ होता है, ये होता है ये। तो ये मशीन जो होती है आप लोग का कार्य में जो है स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब जो है निर्धारण पर कार्य करती है। इसके बाद देखिए आप लोग का आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, और आप सभी लोग जानते हैं। फिलहाल इसका जो आप लोग का राइट आंसर होगा ये होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये होगा आप लोग का इसका राइट आंसर, आप लोग का फर्स्ट वाला। तो फिलहाल अभी की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, गूगल प्लस पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट होगी वो आपकी मिस नहीं होगी। ओके,
तो फिलहाल इस वीडियो को आप लोग अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बनेगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।